हाय एवरीवन। कैसे हैं सभी? कैसा लग रहा है बहुत दिनों बाद हम फिर से लाइव लाइव नहीं है, क्लास बना रहे हैं, वीडियो क्लास ले रहे हैं। साइंस का चैप्टर रहने वाला है ये। चैप्टर 2, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, जिसे हम सेल कहते हैं। सेल हमारा बायोलॉजी का स्टार्ट है। अगर हम बायोलॉजी की बात करें, जिसको नीट वगैरह या अपना एमबीबीएस या मेडिकल लाइन में इंटरेस्ट है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। इतना टाइम, इतना देर, इतने दिनों से हमने वीडियो क्यों नहीं डाला? क्योंकि मैं बिज़ी था। मैं आउट ऑफ दिल्ली था। पहले एमपी में इंदौर गया, क्लीनेस्ट सिटी, वहाँ गया। वहाँ पर चाचा की रिटायरमेंट थी। और उसके बाद अपने गांव, अपने पिताजी पूर्वजों के क्षेत्र में गया। और वहाँ पर एक फेमस मंदिर है हनुमान जी का, जसावली सरकार। वहाँ पर 108 कुंडों का हवन हो रहा था। तो उसमें से एक कुंड में हवन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। लगातार 7 दिन तक ये हवन चला। और 7 दिन तक वहाँ पर भगवत गीता पाठ और काफ़ी सारे कार्यक्रम थे। करीबन एक दिन में करीबन वहाँ पर 20 से 25 हज़ार लोग आते थे। और जिस दिन लास्ट डे था, करीबन 1 लाख की संख्या होगी। तो इसी बात को लेकर के जय श्री राम शुरू करते हैं। और आज निर्जला एकादशी है, बहुत अच्छा दिन है आज की वीडियो के लिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सेल क्या होता है। सेल सेल को कहाँ से लाए, क्यों लाए, क्या मतलब था सेल? साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट क्यों उन्होंने सेल का नाम दिया? तो किसी चीज़ को जब स्टार्ट करने की शुरुआत होती है, जैसा कि हमारे चैप्टर में डिस्कस किया है, लाइफ जो ओरिजिनेट हुआ वो हुआ था पानी में। पानी कौन सा? ठंडा पानी नहीं, पानी था वो बहुत गर्म। तो वहाँ की जो लिविंग कंडीशंस थी वो इस तरीके से थी कि एक माइनर ऑर्गेनिज्म ही वहाँ डेवलप हो पाया। और माइनर ऑर्गेनिज्म से धीरे धीरे डेवलपमेंट करते 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 आज की दुनिया बन चुकी है। आज के ऑर्गेनिज्म बन चुके हैं। जैसा कि हम जानते हैं 5 क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम है, आगे हम पढ़ेंगे भी। ठीक है। उसमें सबसे पहले जो बनने वाला था वो मोनेरा बना। मोनेरा का ही एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जिसमें कि एक ही सेल होती है। ठीक है। तो सेल क्यों नाम दिया गया, सेल कैसे आया, तो बताते हैं। सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे हमने बताया, लाइफ की शुरुआत एक सेल से हुई। तो सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। सेल का मीनिंग क्या है? सेल लैटिन वर्ड है, आगे मैंने बताया भी है। सेला या सेलुला, ये लैटिन वर्ड है। इसका मीन्स होता है स्मॉल रूम, स्मॉल बॉक्स, विच मीन्स रूम। तो इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम है? इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का जो नाम है वो है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक हमारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल, या पूरा पूरा बताएं तो डेड सेल को डिस्कवर किया एक टी की ब्रांच से। ठीक है। और जब उन्होंने उसको देखा 1665 में, खुद एक माइक्रोस्कोप बनाया था, तो वो कुछ इस तरीके से दिख रही थी। कैसा? ऐसे 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 करके वो दिख रही थी। ठीक है। ऑनियन पील देखोगे तो ऐसी ही दिखेगी। अगर आप इसका एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, ऑनियन की झिल्ली लेना, उसे लेंस में देखना। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से थी। तो इसको उन्होंने नाम दिया स्मॉल बॉक्स। स्मॉल बॉक्स काफ़ी बड़ा नाम था, तो लैटिन वर्ड लिया गया सेल। ठीक है। ये हनीकॉम स्ट्रक्चर, हनीकॉम देखोगे ना ऐसे ही होता है, हनीकॉम स्ट्रक्चर की जैसी दिख रही थी। ठीक है। इट इज ए डेड सेल, ये डेड सेल थी, रिजेंबल्स टू टाइनी रूम्स या टाइनी बॉक्स, ये हमने बताया। अब क्योंकि इन्होंने सेल, डेड सेल खोजा, तो इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, लिविंग हॉक, हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल। ठीक है, आगे बताएंगे। लिविंग सेल को खोजने वाले वो थे, और उन्होंने वो डिस्कवरी की थी इनके 9-10 साल बाद। इन्होंने कब किया था? 1665 में किया था, उन्होंने 1674 में किया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी ऑल नो, हम जानते हैं, लाइफ ऑरिजिनेट इन वाटर, हॉट स्प्रिंग्स या वाटर पूल्स, गर्म झरना। आप लद्दाख में एक जगह है पगा वैली, लिखा है यहाँ पर। ठीक है, ये लद्दाख में, माउंटेन्स में, वहाँ पर बहुत कोल्ड कंडीशंस हैं, लेकिन फिर भी उस झरने के, उस तालाब के अंदर पानी हमेशा गर्म ही रहता है। और गर्म पानी बिल्कुल उस कंडीशंस को मैच करता है जब लाखों करोड़ों साल पहले लाइफ नहीं थी। लाइफ
ओरिजिनेट करने के लिए कंडीशंस जो थी वो बिल्कुल सेम मैच करती हैं उस पुगा वैली के, लद्दाख के पुगा वैली में जो पॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो लद्दाख माउंटेन्स में हाई टेम्परेचर डिस्पाइट कोल्ड कंडीशंस। अच्छा, वहाँ पर जो जीव बन रहा है या जो भी ऑर्गेनिज्म है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल्स कहने का कारण क्या है? थर्मोफाइल्स कहने का कारण यह है विच आर लिविंग इन हॉट वाटर पूल्स, जो हॉट वाटर पूल्स में रहते हैं। ठीक है, थर्मो मतलब हीट होती है, फाइल्स मतलब जो उस पर डिपेंड करते हैं, उस पर रहते हैं। ठीक है, तो हीट पर डिपेंड करने वाले ऑर्गेनिज्म को हम थर्मोफाइल्स कहते हैं, और ये हीट लविंग बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, हीट लविंग बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरिया अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखाया गया है। ये क्या है? ये है पिल्ली। पिल्ली क्या करती है? इसको अटैच होने में किसी ऑर्गेनिज्म, जैसे आपके हाथ में भी कई सारे बैक्टीरिया, तो वो इसी पिल्ली के कारण हाथ में चिपकते हैं। और ये है फ्लैजला, फिर इसके अंदर यहाँ पर है डीएनए। न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि ये कौन से है ऑर्गेनिज्म है? ये प्रोकैरियोट है, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। प्रिमिटिव का मतलब होता है जो पुराने टाइम के, तो पुराने टाइम में और इतना न्यूक्लियस डेवलप नहीं था। ये आगे बढ़ते हैं। अब हम ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं, लेकिन बच्चों को अगर यही नहीं बताया कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है। पता है आपको? अगर पता है तो चैट में ज़रूर बताना, मैं इसको पूछूंगा। तो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? एनी लिविंग थिंग विच कैन ग्रो, रिप्रोड्यूस एंड कैन परफॉर्म लाइफ फंक्शंस। सारे लाइफ फंक्शंस जो कर सकता है। ठीक है, सारे लाइफ फंक्शंस विच कैन ग्रो, रिप्रोड्यूस एंड कैन परफॉर्म लाइफ फंक्शंस एज एन इंडिविजुअल, अलग, बिल्कुल किसी पे कोई डिपेंडेंस नहीं। ठीक है, मतलब कि किसी कोई हेल्प नहीं लेते। फूड ऑब्वियसली वो दूसरे से लेंगे। ठीक है, तो एज एन इंडिविजुअल जब वो ग्रो कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसे ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। अब इस ऑर्गेनिज्म के दो पार्ट हुए। पहला पार्ट है यूनिसेलुलर, जो एक ही सेल से बना, सिंगल सेल, वन सेल। ठीक है, इसमें कितनी सेल्स हैं? ज़्यादा, मोर देन वन सेल्स। ठीक है, तो जब मोर देन वन सेल्स आई और इसमें एक सेल है, तो उसको अलग अलग बांट दिया गया। अब एक सेल वाले को यूनिसेलुलर कहा गया और मैनी सेल्स वाले को मल्टी सेलुलर कहा गया। ये जो हैं यूनिसेलुलर सेल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं कहाँ पर? लाइफ की स्टार्टिंग में। जैसे मैंने बताया, सिंगल सेल से हम इतने सारे ऑर्गेनिज्म बने, तो ये बेसिक लेवल ऑफ लाइफ पे एग्जिस्ट करते हैं, और ये एग्जिस्ट करते हैं एडवांस लेवल पे, जैसे हम मल्टी सेलुलर में आते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, बैक्टीरिया हैं, यीस्ट हैं, आपका अमीबा है, पैरामीशियम है, वो भी यूनिसेलुलर में आता है। हैव शॉर्ट लाइफ स्पान, इनका जीवन चक्र छोटा होता है, इनका जीवन चक्र लंबा होता है। जब भी कोई बैक्टीरिया होगा जो हो सकता है 24 आवर्स में डेड हो जाए। कोई और जीव होते हैं 24 साल, 25 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल। पुराने टाइम में 120, 150 साल तक लोग जो रहते थे। ठीक है, हैव शॉर्ट लाइफ स्पान हो गया। परफॉर्म्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब ये पार्टनर के बिना, विदाउट कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट्स। आगे पढ़ोगे, 10th क्लास में आएगा, वहाँ पढ़ोगे। ठीक है, फिलहाल आप ये समझिए एसेक्सुअल मतलब कि यहाँ पर गैमेट्स कंबाइन नहीं होते। इंक्लूड्स बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, इसमें दोनों आते हैं यूनिसेलुलर में, क्योंकि कई सारे सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स भी होते हैं, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, कई सारे मॉडर्न टाइम के भी हैं यूकैरियोट्स। सिंपल बॉडी डिज़ाइन होता है इनका, डिज़ाइन लिखना था ये, DES। सिंपल बॉडी डिज़ाइन होता है और सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होता है। यहाँ बात करें तो इसमें सिर्फ यूकैरियोट्स आते हैं, और इसका कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन होता है, कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर होता है। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है? नहीं ठीक है तो कमेंट में या चैट में ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा सेल क्या होता है और ऑर्गेनिज्म क्या होता है, दो चीज़ें पढ़ी। अगर ये चीज़ें क्लियर होती है तो आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। हाउ इज ए सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को क्यों कहते हैं कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, क्यों कहते हैं कि ये स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है, पता करते हैं। अब देखो, जैसे कि यहाँ पर बताया, स्मॉल बॉक्स बॉक्स बॉक्स,
ये स्मॉल बॉक्स, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ऐसे कई सारे बॉक्स मिलते जाएंगे और एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। फिर कई सारे टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं। और ऑर्गन्स मतलब क्या होता है, देखिए बताते हैं। सेल मिलेंगे, टिश्यू बनेगा, टिश्यू मिलेंगे, ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन्स मिलेंगे, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और जब ऑर्गन सिस्टम कई सारे मिलते हैं तो हम जैसा बॉडी बनता है। तो इसीलिए स्ट्रक्चरल यूनिट मतलब जब तक सेल नहीं होगा, जैसे कि एक घर बना रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या बिल्डिंग ब्लॉक है? ईंट। एक ईंट चलते चलते दीवार बनती है, फ्लोर बनते हैं, मंजिल बनती है, बिल्डिंग बनती है। ऐसे ही यहाँ पर सेल से सेल मिलते हैं, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम। तो इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। अब फंक्शनल क्यों कहते हैं? फंक्शनल इसीलिए कहते हैं क्योंकि कैन परफॉर्म ए सिंगल सेल, अ सेल या सिंगल सेल कैन परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शंस लाइक एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म की तरह एक सेल सारे फंक्शन कर सकती है, तो इसीलिए उसे फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। अब जब ये दोनों स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, फंक्शनल यूनिट भी है, तो इसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, ठीक है। याद रहेगा ना, सेल्स मिलकर के टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर के ऑर्गन्स, ऑर्गन्स से मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम, और सिस्टम से बॉडी, ठीक है। तो बिल्डिंग ब्लॉक है ये किसी बॉडी का, किसी लाइफ का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल? लिविंग सेल यानी जीवित सेल को किसने खोजा? तो एंटोन लैन लिविनहॉक, एंटोन वैन ए वी लिविनहॉक ने डिस्कवर किया था लिविंग सेल को, ठीक है, बाय डिजाइनिंग अ न्यू माइक्रोस्कोप। उसने एक नया माइक्रोस्कोप बनाया। दी सेल्स आर फाउंड इन पॉन्ड वाटर, और उसने ये सेल्स एक पानी भरा तालाब का, उसके अंदर धीरे धीरे स्लाइड्स एक ड्रॉप में रख करके सेल को देखा, ठीक है। तो ये हमारे दूसरे आविष्कारक हुए, कौन? एंटोन लिविनहॉक, या इन्हें ए वी लिविनहॉक भी कहते हैं। और इन्होंने डिस्कवरी किया 1674 में। पहला रॉबर्ट हुक ने 1665, फिर ए वी लिविनहॉक 1674। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को खोजा था और इन्होंने लिविंग सेल को। आगे बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम कुछ डिस्कवरीज देख लेते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले खोजा न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस जो सेल के अंदर होता है, और ये इन्हें खोजने में बहुत टाइम लगा, 1831 में, ठीक है। फिर परकंजे आया, परकंजे ने प्रोटोप्लाज्म खोजा। प्रोटोप्लाज्म यानी कि किसी सेल के अंदर भरा हुआ फ्लूइड, ये सेल के अंदर जो चीज़ है इसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस भी आता है। फिर आया स्लेडन एंड स्वान, एम जे स्लेडन एंड टी स्वान। इन्होंने सेल थ्योरी दिया, जिसके बताया उन्होंने कि सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या होता है? सेल बेसिक यूनिट होता है लाइफ का, और ये उन्होंने बताया था 1839 में, ठीक है। इसके बाद जेई विर्चो आए, विर्चो ने भी बताया सेल थ्योरी को और आगे बढ़ा दिया। उन्होंने कहा ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल्स, सारी सेल्स बनती हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं, ठीक है। और ये बताया उन्होंने 1855 में। फिर कैमिलियो गोल्जी आए, उन्होंने डिस्क्राइब किया गोल्जी एपरेटस को। सेल के अंदर गोल्जी एपरेटस होता है, पैकेजिंग मटेरियल होता है, ठीक है। इनका काम होता है किसी भी चीज़ को पैक करके भेजना। तो वो किसने किया? कैमिलियो गोल्जी ने किया। फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ 1940 में। अब सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी जो कि अभी हमने पढ़ाई है, सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय टू बायोलॉजिस्ट, दो बायोलॉजिस्ट ने दिया था, स्क्लेडन एंड स्वान ने। पहला बताया ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज ऑफ सेल्स, सारे प्लांट्स सारे एनिमल्स सेल के बने होते हैं। द सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये दो स्टेटमेंट उनकी है। थर्ड स्टेटमेंट विर्चो की है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सारी सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स की बनती हैं। अच्छा, हमने यहाँ तक पढ़ लिया, सेल की थ्योरी पढ़ ली हमने, सेल पढ़ लिया हमने, लिविंग डेड पढ़ लिया हमने। अब सेल के अंदर बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं जो सबसे पहले डिस्कवर हुए? तो बेसिक कंपोनेंट की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल के बाहर होती है, ये सेल है, ये बाहर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस सब में पाई जाती है, प्लांट में, एनिमल्स में, सभी में पाई जाती है, ठीक है।
और फिर उसके अंदर का न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, और ये साइटोप्लाज्म, जो लिक्विड भरा होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर के प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, समझ गए। अब इसी के बाद एक चीज और आती है, सेल वॉल। जब हम प्लांट की बात करते हैं तो उसमें एक एक्स्ट्रा चीज होती है, वो है सेल वॉल। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ प्लांट में होती है। और बैक्टीरिया के अंदर तीसरी लेयर भी होती है, बताएंगे आगे। ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही कि एनिमल्स में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लांट में एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी चाहिए। क्यों भाई, हम अब तो बच जाते हैं, उनको बचाने के लिए, उनको सेफ्टी रखने के लिए बाहर से सॉलिड स्ट्रक्चर या थोड़ा सा रिजिड स्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए सेल वॉल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेसिक कंपोनेंट हो गया। अब यहाँ लिखा है नियर पॉइंट ऑफ आई, क्योंकि माइक्रोस्कोप से सब देख रहे थे। माइक्रोस्कोप किससे बनेगा, हालांकि ये क्वेश्चन फिजिक्स का है, हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। नियर पॉइंट ऑफ आई जो कि है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट क्लियरली देख सकते हैं। जैसे हम पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर, तो हम यहाँ तक देख के पढ़ना चाहिए। ये 25 सेंटीमीटर अप्रॉक्स होता है। ठीक है, यहाँ तक देख सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा गया कि ये दो डॉट हैं, इन दो डॉट्स के बीच में अगर 1 मिलीमीटर का गैप है, तो आप 1 मिलीमीटर, हालांकि इसमें है नहीं, ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो ये लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है। कुछ लोगों को दूर से दिखेगी तो ये एक ही दिखेगी। ये मैंने बड़ी भी बनाई है, 1 मिलीमीटर से साइज बड़ा हो गया, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, तो आपको लगेगा कि ये एक ही डॉट है। जब आप दूर से देखेंगे इसको तो ऐसा लगेगा कि ये एक ही डॉट है। तो इसे कहते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इज 0.1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर नहीं भाई, 0.1 मिलीमीटर, और भी छोटा हो गया, बिल्कुल क्लोज। ठीक है, तो इस डिस्टेंस पर जब तक आपको वो दो पॉइंट अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, दो पॉइंट अलग अलग, जैसे कि ये हो गया और ये दोनों टिप मैं मिला नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको लग रहा होगा ये मिल चुकी है, तो ये है आपका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। ठीक है, कि जब तक आपको सेपरेट दिखाई दे रही है 0.1 मिलीमीटर पे, जैसे ही आप डिस्टेंस को कम करोगे तो वो एक साथ मिल जाएगी, और दूर से देखोगे तो एक साथ लगेंगी। दिस इज लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। अच्छा, रॉबर्ट हुक ने कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया था। ये भी फिजिक्स की चीज आ गई कि एक माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस लगा होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। आई पीस भी कॉन्वेक्स लेंस होता है। दो लेंस होते हैं, एक जहां देखते हैं वो आई पीस होता है, एक जहां वो रखा होता है वो ऐसे ऐसे घुमाते हैं। ठीक है, आपको साइड में स्ट्रक्चर दिखा देंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि माइक्रोस्कोप में ऊपर की तरफ होता है वो आई पीस, और नीचे की तरफ होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, 1665 में हुआ था ये। इस तरीके से हमारा इस वीडियो का ये पार्ट कंप्लीट। तो अभी हम इसमें पढ़ेंगे, जो हमारा अगला टॉपिक है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल अगर बात करें तो इनमें पहले सबसे कौन सी सेल आई है, तो प्रोकैरियोटिक सेल आई है। प्रोकैरियोटिक का मीनिंग ही होता है प्रिमिटिव सेल्स। तो जब बैक्टीरिया बना, वो हमारा कौन सा सेल है, वो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, तो इसी के बारे में पढ़ते हैं। इसमें प्रोकैरियोटिक जो हमें पता चल चुका है कि प्रिमिटिव है, और यूकैरियोटिक क्या होता है, एडवांस सेल होती है। तो इसके अंदर न्यूक्लियर रीजन जो है पुअरली डिफाइन होता है। मतलब हमें पता है न्यूक्लियस होता है, एक सेल बनाते हैं अगर हम, जैसे कि ये सेल है, ये न्यूक्लियस, तो इसके अंदर हमारा ऑर्गेनिक सारा जितना भी न्यूक्लिक मटेरियल होता है वो सब होता है, डीएनए सब इसी में होता है। ठीक है, इसी के अंदर डीएनए होगा। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, न्यूक्लिक एसिड होगा, सब इसी में होगा। तो ये इसके अंदर नहीं होता। जब इसके अंदर ये नहीं होता तो ये इस तरीके से कुछ ऐसा इसके अंदर रहता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। जैसा कि आपको बैक्टीरिया की पिक्चर अभी हमने दिखाई थी, अभी फिर दिखा देंगे। बैक्टीरिया के अंदर आप देखोगे, बैक्टीरिया में 3 लेयर्स होती हैं। ये बैक्टीरिया होता है हमारा ऐसे, तो ये सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसे कैप्सूल कहते हैं। फिर इसके अंदर होता है सेल वॉल, फिर इसमें सेल वॉल होता है, फिर उसके अंदर होता है इसमें क्या, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसके अंदर 3 लेयर होती है, और फिर इसमें भरा होता है सेंटर की तरफ ऐसे करके, ये फ्लूइड करके, फ्लूइड टाइप में हमारा जितने भी डीएनए है फ्लूइड में
फ्लूइड की फॉर्म में होता है। अच्छा, तो इसका न्यूक्लियर रीजन पुअरली डिफाइंड है और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर रीजन क्लियर होता है। जैसे ये ये इसका न्यूक्लियर रीजन है, तो ये क्लियरली डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, और बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके द्वारा इसको बाउंड किया गया है। ठीक है, तो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें यूकैरियोटिक सेल में, और इसमें नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट की बात करें, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर आल्सो एब्सेंट। ऐसे ही इसके अंदर मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता इसमें। ठीक है, तो कोई भी मेम्ब्रेन वाला सेल ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता, इसके अंदर पाया जाता है। हो गए दो डिफरेंस। तीसरा, सिंगल क्रोमोसोम, इसमें एक ही क्रोमोसोम, यहाँ पर एक ही क्रोमोसोम है और इसके अंदर एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं। ये प्रिमिटिव सेल्स होती हैं या इनकम्प्लीट सेल, जैसे मैंने बताया, क्योंकि प्योरली डिफाइंड न्यूक्लियस है और सेल ऑर्गेनेल्स अब्सेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो अब्सेंट है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इनकम्प्लीट सेल्स हैं। और साइज इज जनरली स्मॉल, इसका साइज स्मॉल होता है, 1 से 10 माइक्रोमीटर तक होता है, और ये 100 मीटर तक इनका साइज हो सकता है, और ये एडवांस सेल होती है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का। प्रोकैरियोटिक जैसे मैं बता चुका हूँ कि ये प्रिमिटिव सेल्स होती हैं, पुरानी इनकम्प्लीट सेल्स होती हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइन नहीं होता, इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते, सिंगल क्रोमोसोम होता है, और सब उल्टा कर दो इसमें तो वो आपका यूकैरियोटिक सेल्स के पॉइंट आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम दो तीन चीज़ें हम अच्छे से समझ चुके हैं। क्या? सेल की जो बाहर की कवरिंग है, प्लांट सेल में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। और इसके अंदर की जो सॉफ्ट कवरिंग है उसे हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आइए पता करते हैं। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है? तो सेल वॉल आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर बोल दो प्लांट का, या आउटर मोस्ट लेयर बोल दो, रिजिड होती है, ये सख्त होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ये क्या है? ये आउटर मोस्ट थिन मेम्ब्रेन होती है, एनिमल सेल में पाई जाती है, और प्लांट सेल के अंदर सेकेंड लेयर होती है, जैसे मैं बताया ना इस तरीके से। इट इज मेड ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज हमारे अगर हम देखा जाए तो जो हम सैलेड खाते हैं तो उससे हमें जो ग्लूकोज मिलता है, ठीक है, एक टाइप ऑफ शुगर है, तो वो सेलुलोज होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, क्योंकि ये सॉफ्ट है और डेलिकेट है, तो ये लिपिड की, प्रोटीन की बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, आगे पता चलेगा मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब क्या। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? ये सेपरेट करती है एक सेल के अंदर के कंटेंट्स को बाहर के एनवायरनमेंट से बचा के रखती है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये हो गया। इट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट्स ओनली, ये सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है, ये दोनों में पाया जाता है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन आता है कि सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? जो अगला क्वेश्चन है, तो सेल मेम्ब्रेन कुछ लोगों को, कुछ लोग नहीं बोलेंगे, कुछ मटेरियल को वो अंदर जाने देती है, ठीक है, वाइल रेस्ट्रिक्टिंग द अदर्स, सो इट इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। क्योंकि ये डेलिकेट, तो डेलिकेट मतलब कि इसको बोल दिया गया कि तुम्हें पहरेदारी करनी। अब डेलिकेट चीज़ सबको तो रोक नहीं पाती, तो कुछ चीज़ों को ये भेज देती है, जिसके सामने चल जाती है वो रुक जाता है। तो इसीलिए सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, जिससे इसे डर लगता है उसको अंदर जाने देती है, और जिससे इसे डर नहीं लगता उसे रोक लेती है। दरबान का काम होता है ना, जिससे जिसको डरा देता है वो बाहर, और जहाँ लगता है कि भाई ये हो सकता है कि रिश्तेदार ना हो, डर लगता है उसे अंदर जाने देते हैं। तो इसलिए इसका काम जो होता है सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का होता है, कुछ चीज़ों को अंदर जाने देती है और कुछ चीज़ों को रोक देती है। ठीक है, तो इसे इसलिए कहा जाता है सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। वाई प्लांट सेल हैव एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्टिव कवरिंग? अब जैसा कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में खास बात थी, ऐसी सेल वॉल में खास बात है क्या, कि सेल वॉल जो है ये रिजिड है, टफ है, डेड है। तो वो क्या करती है, जैसे अंदर का जो भी चीज़ें हैं बचाने का सारा ठेका किसका हो जाता है? सेल वॉल का हो जाता है। एक सेल वॉल अपने अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सबको सेव करके रखना चाहिए। तो जो प्लांट है वो मूवमेंट तो करते नहीं है, जब मूवमेंट नहीं करेंगे, धूप तेज हो गई, बारिश तेज हो गई, तेज आंधी आ गई, हवा चल गई,
तो वो क्या होगा, अगर वो सॉफ्ट कवरिंग से बने होंगे तो वो उखड़ जाएंगे, फट जाएंगे या जल जाएंगे। इसीलिए बाहर की जो त्वचा है उनकी सेल वॉल जो रिजिड और टफ एक डेलिकेट लेयर है, डेलिकेट सॉरी रिजिड और टफ लेयर है, ठीक है, तो वो उसको बचा लेती है, तो वो विद स्टैंड उसका सामना करती है, और इसीलिए प्लांट सेल के पास में एक्स्ट्रा लेयर पाई जाती है। वाई प्लांट सेल डज नॉट बर्स्ट इन एक्सेस ऑफ वाटर। अब प्लांट सेल है भाई, हमें पता है कि किसी भी सेल को पानी में डालेंगे तो वो टर्जिड फूल जाती है, स्वेल अप हो जाती है, तो इतना पानी अंदर जा सकता है कि वो बस्ट हो जाए, क्यों नहीं होती भाई, क्यों नहीं होती, पता चलेगा। प्लांट सेल डज नॉट बर्स्ट इन वाटर एज इट्स सेल मेम्ब्रेन स्वेल्स अप बट सेल वॉल प्रिवेंट बस्टिंग। सेल मेम्ब्रेन तो फूलती है लेकिन सेल वॉल उसको बचाता है, वो उसके साइज को मैक्सिमम तक जाने देता है, उसके बाद छोड़ देता है, उसके बाद उसको वहीं पर रखता है। इन कंसनट्रेटेड शुगर सिरप इट्स इनर मेम्ब्रेन। अब उसके अंदर अगर वाटर है और उसे कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में डाल देंगे तो सारा का सारा वाटर बाहर आ जाता है, तो अंदर की चीज़ें तो सब श्रिंक हो जाती हैं, ठीक है, इसे प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, आगे पढ़ेंगे हम, आगे आएगा अभी, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में एक्सेस ऑफ वाटर है या एक्सेस ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल है, जिसे हम हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक कहते हैं, आगे पढ़ेंगे भी आएगा, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में सेल वॉल उसके साइज को, शेप को होल्ड करके रखती है, बचा के रखती है, ठीक है, इसीलिए वो बस्ट नहीं होता। आइए शुरू करते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का डिफरेंस बताना है। तो डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि दो बॉक्स ले लो और इसको आप सिर्फ एक पाइप से जोड़ दो, एक तरफ आप परफ्यूम मार के रख दो और दूसरी तरफ खाली है, तो ये सारे का सारा इसमें चला जाएगा, तो जब तक जाए तब तक ये इक्विवेलेंट ना हो जाए, ठीक है, तो इसे बोलते हैं डिफ्यूजन, जिसमें कि सेल्फ प्रोसेस है, अपने आप होता है, ये कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं चाहिए, कोई फोर्स नहीं चाहिए, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ मूविंग पार्टिकल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू स्प्रेड यूनिफॉर्मली, जिससे कि वो बराबरी में हो जाए एक स्पेस में, तो उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ मूविंग वाटर मोलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, इसमें भी वही है लेकिन ये वाटर लिक्विड्स में होता है, ठीक है। इट इज सीन इन सॉलिड लिक्विड गैस, ये तीनों में होता है, ये सिर्फ लिक्विड्स में पाया जाता है। इट हेल्प्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक CO2 एंड O2 इन प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर O2 और CO2 का जो एक्सचेंज है वो डिफ्यूजन की वजह से, अगर डिफ्यूजन ना हो तो प्लांट मर जाएंगे, प्लांट नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा सारा का सारा जितना भी काम है 90% डिपेंडेंसी है वो हम प्लांट्स पर करते हैं। हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट सेल, और ये वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, जैसे कि प्लांट की रूट्स वाटर को खींचती हैं, तो वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा होता है। अब हाउ गैसेस लाइक CO2 एंड O2 एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन प्लांट्स विदाउट ए स्पेसिफिक ऑर्गन। प्लांट्स में कोई हमारी तरह नोज होती है, लंग्स होते हैं, कोई सिस्टम होता है जिससे कि वो सांस खींचते हैं, लेकिन फिर भी वो एक्सचेंज ऑफ गैस करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि डिफ्यूजन है। प्लांट्स के अंदर में ऑक्सीजन क्या हो रही है, बन रही है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, तो ऑक्सीजन को वो बाहर भेजता है और CO2 को वो अंदर लेता है, क्योंकि बाहर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो CO2 की उसे नीड है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। तो इसलिए जिधर हायर कंसंट्रेशन है उधर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू डिफ्यूजन ये चलता है, और डिफ्यूजन प्रोसेस है, इसीलिए प्लांट्स एक्सचेंज ऑफ गैस कर पाते हैं। What happens when an animal cell is put into a solution of sugar or salt? एनिमल सेल को आपने शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन में रख दिया तो क्या होगा? तो आप वहाँ पर अगर देखेंगे रखने पर 3 केस बनेंगे, ठीक है। देयर विल बी 3 केसेस एज 3 थिंग्स विल हैपन। 3 चीज़ें होंगी। पहला, अगर पानी ज़्यादा हो गया, अगर पानी ज़्यादा है तो उस कंडीशन में उसको कहा जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। शुगर या सॉल्ट कम है और वाटर कम, वाटर ज़्यादा है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। हाइपरटोनिक क्यों? द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, क्योंकि वो सॉल्यूशन डाइल्यूट है, एज लेट्स सॉल्यूट, क्योंकि वहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल्स कम है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है, इसीलिए उसे हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। सो सेल क्या होगी? स्वेल अप। सेल जो है वो
स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी और बिकम टर्जिड, और उसका साइज बढ़ जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस। इसमें क्या हुआ है, इसमें वाटर एक सेल के अंदर है, आपको डायग्राम से भी दिखा दें और बना भी रहा हूं, ये वाटर इसके अंदर गया है, तो क्या होगा, ये सेल फूल जाएगी। ठीक, समझ गए। अब यहाँ पे हायर वाटर कंसेंट्रेशन, यहाँ है लोअर वाटर कंसेंट्रेशन, यानी कि पानी कम हो गया, पानी कम होगा तो सुगर या सॉल्ट ज़्यादा होगा, सुगर या सॉल्ट ज़्यादा होगा तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपरटोनिक। अब इसको याद, कंफ्यूजन टर्म है ना, हाइपो हाइपर, याद करने का सिंपल ट्रिक। आप कभी बोलते हो ना क्यों हाइपर हो रहा है, हाइपर मतलब ज़्यादा गुस्सा, ज़्यादा गुस्सा मतलब हाइपर, यहाँ पर क्या मतलब है, ज़्यादा सॉल्ट, ज़्यादा सॉल्ट होगा तो वो कंसनट्रेटेड होगा, उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। ये लिखा हुआ है, द सॉल्यूशन इज कंसनट्रेटेड as more solute particles and solvent is less in solution, cell will lose water। तो सेल के अंदर से वाटर आएगा, वाटर बाहर आएगा और सेल विल श्रिंक, सेल ऐसी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। इस टाइप का सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट, अगर कंसंट्रेशन दोनों के इक्वल है, सेल के अंदर वाटर, जो पानी बाहर है उसके एनवायरनमेंट में, अगर दोनों से सेम वाटर कंसंट्रेशन इनसाइड और आउटसाइड द सेल, उससे कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सो देयर विल बी नो चेंज इन सेल, सेल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, एंड रिमेन्स नॉर्मल, जैसी सेल है वैसे ही वो रहेगी। ठीक है, इसे कहते हैं हम। 3 टाइप के जो सॉल्यूशन है उनकी तीनों की डेफिनेशन भी क्लियर होगी, 3 केसेस भी बता दिया आपको। ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भी बता दिया, डाइल्यूट सॉल्यूशन भी बता दिया। डाइल्यूट में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कंसंट्रेटेड में वाटर की कंसंट्रेशन कम है, सॉल्यूट की ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा, अब आया प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, अभी हमने देखा था कि एनिमल सेल को डालेंगे तो क्या होगा, अब हम देखेंगे अगर प्लांट सेल को डालेंगे तो क्या होगा। प्लांट सेल को अगर हम डालते हैं तो ऑस्मोसिस होगा उसमें, तो देयर इज श्रिंकेज, वाटर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, पानी बाहर जाएगा, तो जैसे ही पानी बाहर गया ऑस्मोसिस के द्वारा श्रिंकेज होगा, श्रिंकेज होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा कंडेंस का, सेल का, लेकिन सेल वॉल वैसे के वैसे ही रहेगी, एज इट्स शेप इज अनचेंज्ड। बाहर से सेल देखने में लगेगी सेम है, अंदर सब कुछ श्रिंक हो चुका होगा। अब आता है व्हाट इज एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, एंडोसाइटोसिस एक प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फूड एंगल्फ करता है, खाता है, निगलता है। जैसे अजगर है, पूरा का पूरा खा जाता है ना, लेकिन अजगर का मुंह होता है। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि आप एक सेल को, जैसा अमीबा दिखा है, इसके पास फूड पार्टिकल आया है, तो फूड पार्टिकल के आगे वो क्या करेगा, अपने ये दोनों जो इसका स्ट्रक्चर है वो ऐसे बना लेता है, वैक्यूल टाइप बनाता है और उसके अंदर इसे फिर स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं एंडोसाइटोसिस, जिसमें कि फूड पार्टिकल को सीधा, फूड मटेरियल को सीधा एंगल्फ कर लिया गया इसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में से। ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट है, इसलिए वो ऐसा कर पाए। ठीक है, तो हम अब इतना ही करेंगे इस वीडियो में।